देखो आज आखिरी टॉपिक है। आपने पीएससी प्री का जो सिलेबस अगर देखा हो तो उस सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। इतिहास का एक टॉपिक है और उसमें लिखा हुआ है, उससे संबंधित कुछ फैक्ट है अगर हमारी प्री में काम आए। वैसे मेंस में भी आते हैं यहाँ पर 3-3 नंबर के, तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और उसका किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग यह देखेंगे कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली, उस आजादी के बाद भारत का किस तरीके से एकीकरण हुआ। एकीकरण से मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे देश की जो रियासतें थी वो कैसे एक हुई। दूसरा उसमें यह है कि जब भारत की रियासतें एक हुई तो भारत का फिर से जो पुनर्गठन हुआ एक तरीके से सारी रियासतें एक मिलकर, उसके बारे में टॉपिक है। तो उसमें से क्या क्या बन सकता है, हम ये भी दे सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत का गणतंत्र के रूप में उदय और उसकी कुछ स्वतंत्रता के बाद की नीतियां। हम इसको इस टॉपिक को इस टाइप से भी देख सकते हैं कि भारत का गणतंत्र के रूप में उदय और राज्यों का गठन, ऐसा भी देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को उन्होंने शामिल किया है, अर्थात ये चाहता है कि हम जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें हैं उनके बारे में जाने और वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण में मेन चीजें जो वही है, लेकिन फिर भी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं क्या क्या थी कि पहली या बहुत सारी एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि उसको भारत को एक संघ राज्य बनाने के लिए, एक संघ देश बनाने के लिए उसके पास बहुत सारे अवसर भी थे, उसकी बहुत सारी समस्याएं थी, उसके पास बहुत सारी विकट परिस्थितियां थी। तो उस कंडीशन में भारत ने अपने आप को किस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार या मतलब उस समय जब देश में परिस्थितियां चल रही थी या विश्व में जो परिस्थितियां चल रही थी उसके अकॉर्डिंग कैसे ढाला। तो ये चीजें, तो देखो सबसे पहला कि स्वतंत्र भारत हुआ तो उस समय तो संविधान बना नहीं था, तो पहली समस्या तो ये कि भारत को अपना संविधान तैयार करना था। दूसरा यह था कि सभी राज्यों को एक करके या भारतीय रियासतों को एक करके उन्हें आपस में विलय करना था। तीसरा है कि अब जब देश बन गया तो उसके अनुसार उसको राज्यों का गठन करना था। चौथा है कि उसके अंदर एक भाषा की समस्या थी देश के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन उनको निकालना था। और साथ ही जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विदेशों से उसके संबंध कैसे हो, विदेश नीति हमारी कैसी हो, उसके आधार पर भी उसको बात करना था। तो इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी वनडे एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। इसकी जो कथा है या इसकी जो पूरी कहानी है वो आपको मेंस में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ आसानी से बना सकते हो। तो देखो संविधान के निर्माण में तो जब हम देख रहे थे कि जब कैबिनेट प्रस्ताव आया था 1946 में, तो कैबिनेट प्रस्ताव इसीलिए आया था कि भारत में क्या किया जाए, एक संविधान का निर्माण होगा तो हम आपको आजादी दे देंगे, आप संविधान का निर्माण करिए। और जब वो संविधान का निर्माण करने लगे तो उसकी पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, और साथ ही जब ये कैबिनेट प्रस्ताव आया था तो उस कैबिनेट प्रस्ताव में उन्होंने एक अंतरिम सरकार भी बनाई थी और उस अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसकी सबसे बड़ी चीज थी उसके सामने कि हमको हमारा संविधान मिलना चाहिए। तो संविधान मिलने के लिए उसने 2-3 पॉइंट्स इसमें आते हैं। कैबिनेट प्रस्ताव कब आया, 1946 में आया। कैबिनेट प्रस्ताव क्यों आया था कि भारतीयों को संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए आया था। अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया था कि जब तक भारत का संविधान का निर्माण होगा तब तक अंतरिम सरकार के रूप में यहाँ पर सरकार चलेगी। और दूसरा अगला ये है कि संविधान की प्रथम बैठक जो थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ये इसके मुख्य फैक्ट है संविधान निर्माण के। अगले फैक्ट जो आते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है भारत के एकीकरण से संबंधित, तो ये है देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय। तो देखो कहा जाता है कि जब देश आजाद हुआ था तब भारत में लगभग 562 रियासतें अलग अलग तरीके से अपना राज कर रही थी। वो 562 रियासतें अर्थात 562 राजा थे, यूं कह सकते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने राज्य क्षेत्र में वो अपने अपने तरीके से राज करते थे। अब चुनौती भारत के सामने जब स्वतंत्रता के बाद ये थी कि हमको इन सबको एक कैसे किया जाए। तो जो अंतरिम सरकार थी या 1947 के बाद जो सरकार बनी थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो भारतीय
स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली चुनौती थी इन सभी रियासतों को एक करना। अब इन रियासतों को एक करने का जो जिम्मा सौंपा गया था वो सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसके लिए इन्होंने विभाग बनाया था 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग। याद रखिएगा 5 जुलाई 1947 को जब देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने हमको ये हिंट दे दी थी कि आप आजाद होने वाले हो, तो 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग बनाया गया और उस रियासत का प्रमुख जो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि भारतीय रियासत विभाग कब बनाया गया था, तो 5 जुलाई 1947 को बनाया गया था। उसका हेड या उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उनको ये जिम्मा सौंपा गया था कि जो 562 रियासतें हैं उन 562 रियासतों को आपको क्या करना है, जोड़कर एक संघ बनाना है, एक भारतीय संघ बनाना है। तो उन्होंने अपनी कोशिश भी की, सब तरीके से अपनी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो 3 रियासतें थी भारत की उन लोगों ने, क्योंकि भारतीयों को जब स्वतंत्र किया गया था तो अंग्रेजों ने ये ऑप्शन रखा था, भारत और पाकिस्तान बांटा था कि जो भी कुछ रियासतें हैं वो या तो स्वतंत्र रह सकती है, या भारत संघ में मिल सकती है, या पाकिस्तान में मिल सकती है। इन 3 चीजों के आधार पर संघ को स्वतंत्रता दी गई थी, या जो देशी रियासतें थी उनको स्वतंत्रता दी गई थी। तो सभी ने भारत में विलय पत्र पर साइन किए, लेकिन एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और एक थी कश्मीर। इन तीनों ने अपने अपने मत ऐसे प्रकट किए कि इसमें से कोई स्वतंत्र रहना चाहता था और कोई भारत में नहीं मिलना चाहता, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है, तो इनकी स्थितियों को किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भारतीय विलय पत्र पर साइन करवाए थे, वो चीजें यहाँ से कुछ आती है। तो पहला तो याद रखना, देशी राज्यों में भारत संघ के विलय में 5 जुलाई 1947 को एक भारतीय रियासत विभाग बनाया गया, जिसका जो हेड था वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थी, इनकी स्थितियां कुछ ऐसी थी कि जूनागढ़ जो थी वहां पर बहुसंख्यक जो प्रजा थी वो तो हिंदू थी, लेकिन वहां का जो राजा था, नवाब जो था, वो मुस्लिम था। ठीक है, जिसका नाम था महाभटकल रसूल खान। याद रखें, कभी आए कि इसका जो राजा था वो कौन था, तो महाभटकल रसूल खान जो था वो वहां का नवाब था, और उसके नवाब को एक तरीके से इस नवाब ने क्या घोषणा कर दी, इस नवाब ने घोषणा कर दी थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वहां की जो जनता थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो नवाब के अलावा उसका एक जो दीवान था, उस दीवान ने तो ये तक कर लिया, जिसका नाम था शाहनवाज भुट्टो। याद रखिएगा, वहां का जो दीवान था शाहनवाज भुट्टो, उसने तो क्या कर लिया, पाकिस्तान से विलय पत्र पर एक तरीके से क्या कर लिया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नवाब के अलावा भी उसने क्या कर लिया, जब उसने घोषणा की तो उसने घोषणा पत्र पर साइन करवा लिया। लेकिन स्थितियां यहाँ पर ऐसी बनी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड जितनी भी जो एक तरीके से राज्य को चलाने के लिए जो नीतियां होती है, उन नीतियों का पालन करते हुए जूनागढ़ पर एक तरीके से उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करवा लिया, और जनमत संग्रह के आधार पर 20 जनवरी 1948 को जो जूनागढ़ रियासत थी उसको भारत में मिलाया गया था। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि जूनागढ़ का नवाब कौन था, तो महाभटकल रसूल खान। वहां का दीवान कौन था, तो शाहनवाज भुट्टो। और उसे जनमत संग्रह कब करवाया गया था, तो 20 जनवरी 1948 को करवाया गया था, और भारत में इसमें विलय पत्र पर क्या करवाए गए थे, साइन करवाए गए। तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, एक क्वेश्चन ये आता है, तो जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह के आधार पर। याद रखना कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के आधार पर। अब बात आती है, आवाज आ रही ना, हेलो, आवाज आ रही है? अब दूसरी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद। ठीक है, अब हैदराबाद जो थी भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। याद रखिएगा, हैदराबाद जो थी वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, और उस रियासत में जो नवाब था या निजाम था, वो निजाम जो था उसने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, लेकिन उसका जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब उसने घोषणा ये की थी कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, जो कि अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे, या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या भारत में मिल सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। तो निजाम जो था वहां का, जिसका नाम था मीर उस्मान अली खान, उसने
ये घोषणा की कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन उसका पूरा पूरा जो झुकाव था वो पाकिस्तान की ओर था। इसलिए हैदराबाद रियासत ने भी उन 562 रियासतों में से भारत में विलय पत्र पर मिलने से मना कर दिया था। मतलब जब मना कर दिया था और उसने घोषणा की कि हम अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखेंगे, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो चूंकि भारत के बीचों बीच में हैदराबाद थी, अगर आपने देखो दक्षिण भारत में, तो किस प्रकार से उसको या तो स्वतंत्र बनाया जा सकता, वो एक देश हो जाता वहां के बीच में, और अगर वो पाकिस्तान में मिलता तो उसके पास एक तरीके से ना कोई रास्ता होता, कुछ नहीं होता। तो इस स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में एक सैन्य कार्रवाई की जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के नेतृत्व में कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया था। और उस ऑपरेशन पोलो में जो नेतृत्व किया था वो किया था मेजर जनरल जे.एन. चौधरी ने 1948 में, सितंबर 1948 में जे.एन. चौधरी ने नेतृत्व करके सैन्य कार्रवाई के तहत हैदराबाद में सेना को भेजा। और 1948 में उस मीर उस्मान अली खान जो वहां का नवाब था, उसे भारत में विलय पत्र के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और मजबूर करने के साथ साथ ये निजाम को एक तरीके से पेंशन भोगी बनाकर हैदराबाद रियासत जो थी उसे भारत में विलय कर लिया। तो दूसरी क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हैदराबाद में भारत को कैसे मिलाया गया था, तो हैदराबाद में भारत को सैन्य कार्यवाही के तहत मिलाया गया था, जिसमें भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। ठीक है, 2-3 फैक्ट यहाँ से आता। ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की गई थी। सेना का नेतृत्व जो था जे.एन. चौधरी करके जो मेजर जनरल थे, उनके नेतृत्व में यह नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो दूसरा यहाँ से याद रखना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये भी थी कि यहाँ की भी जनता जो थी वो हिंदू बहुसंख्यक थी, और यहाँ का जो शासक था वो निजाम मुस्लिम था। वहां की जनता नहीं चाहती थी कि वो भारत से अलग स्वतंत्र राज्य में रहे या पाकिस्तान के साथ रहे, इसलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत इसको अपने अंदर मिलाया था। तो हैदराबाद का क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि किस ऑपरेशन के तहत, किस नवाब के विरुद्ध और किस प्रकार से हैदराबाद को मिलाया गया। तो तीसरी जो दूसरी है ये याद रखिएगा इस प्रकार से। और आखिरी जो रियासत है, 3 रियासतों में कश्मीर रियासत, जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, यहाँ की कंडीशन कुछ अलग थी। यहाँ की कंडीशन कुछ ऐसी अलग थी कि जनसंख्या जो थी वो पूरी मुस्लिम बाहुल्य थी, लेकिन वहां का जो राजा था वो हिंदू था। ठीक है, अब राजा, उसका नाम था राजा हरि सिंह। हरि सिंह का यह मानना था, जिस प्रकार से जूनागढ़ ने बोला था कि, या हैदराबाद ने बोला था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ऐसा इसने भी बोला। राजा हरि सिंह ने बोला कि हम कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता है, हमें ना पाकिस्तान में मिलना है ना भारत में मिलना है। भारत सरकार ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें इंटरफेयर किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन हुआ है कि वो अपनी जो टीस थी, अपनी जो एक मतलब एक संकल्प था कि हमें स्वतंत्र रहना है, ऐसा हरि सिंह कहता रहा। लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन हो गई कि जब देश आजाद हो गया था तो पाकिस्तान समर्थित जो कबायली लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान समर्थित कबायली लोग जो थे अक्टूबर 1947 में ही, मतलब स्वतंत्रता के 1 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, पाकिस्तान समर्थित कबायली लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब महाराजा हरि सिंह जो था वो अपने राज्य की रक्षा चाहता था, और अपने राज्य की रक्षा चाहने के कारण उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। और भारत सरकार से मदद मांगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कूटनीतिक चाल के तहत उन्होंने महाराजा हरि सिंह को यह ऑप्शन दिया कि अगर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त है कि हमें आपको कश्मीर को भारत के संग में विलय करना पड़ेगा। तो राजा हरि सिंह को अपने राज्य को बचाने के लिए उसने क्या किया, 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से मदद मांगने के साथ ही कश्मीर का भारत संघ में क्या कर दिया, विलय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस शर्त पर किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था कि हम यहाँ पर जनमत संग्रह चाहते हैं। हालांकि जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए थे, तो इसलिए कश्मीर रियासत को भारत में मिलाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कश्मीर रियासत का राजा कौन था, तो राजा हरि सिंह था। कबायलियों का आक्रमण कब हुआ था, तो अक्टूबर 1947 में हुआ था। भारत से मदद या संघ में कब मिलाया गया, तो 24 अक्टूबर 1947 में मिलाया गया। किस शर्त पर मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह की शर्त पर मिलाया गया था। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि जनमत संग्रह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यह है
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो रियासतों को एक करने का जो जिम्मा था, वो जब उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कश्मीर का जो मुद्दा था वो अपने हाथ में ले लिया था। और अपने हाथ में लिया, जब कश्मीर पर कबायलियों का आक्रमण हुआ तो 1948 में पाकिस्तान ने, मतलब ये कह सकते हैं, या हाँ, पाकिस्तान और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को एक तरीके से यूएनओ में ले जाकर छोड़ दिया। अब जब यूएनओ में ले जाकर छोड़ दिया तो ये मुद्दा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद के रूप में हमेशा के लिए प्रचलित हो गया। अगर ये जो केस है, या जम्मू कश्मीर की जो राज्य की रियासत है, अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही होती तो शायद ये वहां पर पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी है वो कभी नहीं पनपते। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर एक तरीके से यूएनओ में उसके फैसले के आधार पर अभी भी उसकी जो चीजें थी वो आज भी पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर हमारा राज्य है, ठीक है, जबकि भारत बोलता है कि वो हमारा है। और पाकिस्तान ने कल जम्मू कश्मीर के पीओ के क्षेत्र पर जब 1948 में युद्ध हुआ था उस, और 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके तहत उस जमीन तक भारत ने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया था एक शिमला समझौता के तहत। तो ये है कश्मीर रियासत है, ये एक अलग बात है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से आप क्या क्वेश्चन याद रखना, एक तो राजा का नाम याद रखना, उसे कब विलय संघ में मिलाया गया याद रखना, और किस शर्त पर मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह की शर्त पर मिलाया गया था। लेकिन जनमत संग्रह आज तक नहीं हुआ, ठीक है। अगर जनमत संग्रह किया जाए तो पाकिस्तान को यह डर है कि वहां की जो जनता है वो भारत में मिल सकती है, इसलिए जनमत संग्रह नहीं हो, इसीलिए उसने यूएनओ में क्या कर दी, इसकी अपील कर दी थी। तो ये तीनों रियासतों को थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो हेलो, यस सर। क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। और आखिरी टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, जिसमें से मैंने उसमें पीएससी के प्री के सिलेबस में जब देखा तो उसमें ये टॉपिक था, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता के बाद भी उसने दिया है कि क्या क्या है। अब जब ये हो गया दूसरा पॉइंट, देशी राज्यों का भारत संघ में विलय, उसमें 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका जिम्मा दिया गया। 562 रियासतों को एक करने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद तीनों नीति का पालन करते हुए इन तीनों रियासतों को भी भारत के संघ में मिलाया गया और इस प्रकार से भारत संघ का उदय हुआ, ठीक है। भारत संघ का उदय हो गया। अब जब भारत बन गया तो अब यह स्थिति बनी कि उसमें राज्य कैसे बनाया जाए, ठीक है। जब भारत का पूरा संघ कितना क्षेत्रफल है, मान लो आज भारत का क्षेत्रफल है कि 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, वो पूरा क्षेत्र बन गया। तो अब वहां पे एक समस्या ये आई कि हमको राज्यों का क्या करना है, गठन करना है। तो राज्यों का गठन करने के लिए उन्होंने 3 आयोग बनाए। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, एक है एस के धर आयोग 1948, एक जेवीपी आयोग 1948 और तीसरा है फजल अली आयोग 1953। ये तीनों के तीनों हम जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ते हैं तो उस स्थिति में हमने इसको, आपको मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ने को मिलेगा। एस के धर आयोग जो था उसने बोला था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। वो की वही बात दोहराई थी जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 सदस्यीय आयोग था। ये जेवीपी आयोग 1948 में बनाया गया था और इसने भी जो धर आयोग की जो रिकमेंड थी प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, उसी रिकमेंड को क्या कर दिया, दोहरा दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से स्थिति ये बनी कि प्रशासनिक आधार तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में फिर आगे स्थिति ये बनी कि 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। और फजल अली आयोग जो बनाया गया था 1953 में बनाया गया था। 1955 में इसने अपनी रिकमेंड दी थी और 1956 में कई राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया भारत की स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि एस के धर आयोग का संबंध किससे था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से था। जेवीपी आयोग का गठन जो संबंध था वो किससे था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से था। और फजल अली आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो राज्यों के निर्माण के लिए किया गया था, 1953 में किया गया था। फजल अली आयोग की रिकमेंड के आधार पर ही भारत में भाषाई आधार पर राज्य बने थे, याद रखिएगा। तो फजल अली आयोग जो था उसने एक कंडीशन नहीं रखी थी, यहाँ पर 5 कंडीशन रखी थी उन्होंने कि भारत में जो राज्यों का निर्माण हो वो इस तरीके से हो कि प्रशासन आधार तो हो ही सही। प्रशासनिक आधार ये होता है कि जब कोई सा बहुत बड़ा भूभाग होता है उसको अगर 2-3 भागों में बांट दिया जाए तो वहां पर जो लोगों को शासन की जो व्यवस्थाएं पहुंचानी है, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है उसको करने में आसानी होती है। लेकिन जब अगर बड़ा भूभाग है, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी और छत्तीसगढ़ वाले व्यक्ति को भोपाल आने के लिए 3 दिन लग जाते थे।
इसलिए अगर उसका 2 भाग किया तो छत्तीसगढ़ को उनकी राजधानी रायपुर मिल गई और वो अपनी काम वहां पर आसानी से करा सकते हैं। तो फजल अली आयोग की रिकमेंड थी कि भाषाई आधार भी होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए, उसकी संस्कृति के पार्ट को भी देखना चाहिए और राजनीतिक मांग को भी देखना चाहिए। इस सब आधार पर उस फजल अली आयोग ने क्या की थी, रिकमेंड की थी। और इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को भारत में ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो अस्तित्व में आकर, उस समय भारत में इतने राज्य थे और बाद में आज हम वर्तमान में देखते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। तो राज्यों का पुनर्गठन का यहाँ से आता है, तो ये 2-3 आयोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये अलग से आप मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स भी वहां पे पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन आता है। अगली समस्या थी भारत के साथ भाषाई समस्या। अब चूंकि भारत में भाषाई आधार पर राज्य बनना शुरू हो गए थे, लेकिन भाषा किसे माना जाए, राष्ट्रभाषा किसे माना जाए और राज्य की भाषा किसे माना जाए। अर्थात कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब यहां पर ये होता है कि जब किसी देश की अधिकतर जनसंख्या जो जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन राजभाषा वो होती है कि जो शासन होता है, जो प्रशासन होता है, वो जिस पत्राचार के माध्यम से पत्र व्यवहार करता है उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। अर्थात जिसका संविधान में उल्लेख हो उसे राजभाषा कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में तो क्या हुआ कि इसे कैसे किया जाए कि राष्ट्रभाषा क्या हो, राजभाषा क्या हो, इसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसे हम बीजी खेर आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 1955 में हुआ था। और बीजी खेर आयोग जो है बाल गंगाधर खेर, यहां से याद रखना, बीजी खेर आयोग का संबंध किससे है, तो भाषाई एक तरीके से भाषाई आधार के लिए, भाषाई आधार के लिए इसे बनाया गया था, भाषा की समस्या को सुलझाने के लिए इसे बनाया गया था। बीजी खेर आयोग का गठन 1955 में किया गया था, याद रखिएगा। बीजी खेर आयोग 1955 में बना और बीजी खेर आयोग जब बना उसी समय जो हिंदी भाषा थी उसे राष्ट्र की भाषा माना गया। राजभाषा का दर्जा जो है वो राजभाषा का दर्जा अगर देखा जाए तो संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल जो की गई हैं, वो अलग अलग आधार पर अलग अलग राज्यों पर उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। मतलब इतनी भाषाओं को भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया और राजभाषा जो था उसमें अनुसूची 8 में जो शामिल 8 भाषाएं जो है, ये 22 भाषाएं जो है, उन 22 भाषाओं को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि भाषाई समस्या सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो बीजी खेर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। इसे क्या किया था उसने, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक तरीके से सुलझाने के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि ये भारत की समस्या थी। तो दक्षिण भाषी राज्य जो है, दक्षिण राज्य जो है वो अपनी भाषा, वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानने को तैयार नहीं है, जबकि उत्तर भारत का जो बेल्ट है वो पूरा हिंदी बेल्ट है, वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानने को तैयार है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए बीजी खेर आयोग का गठन किया गया 1955 में और उसकी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने एक भाषाई अधिनियम भी बनाया बाद में, और उसमें कहा गया था कि इतने समय तक ये भारत जो है द्विभाषी रहेगा। 1969 में जो अधिनियम आया उसमें कहा कि भारत जो है वो त्रिभाषी क्या रहेगा, देश रहेगा। इस आधार पर उसमें धीरे धीरे आगे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन संविधान की अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को भारत की राजभाषाओं में दर्जा दे रखा है, याद रखिएगा। उन 22 भाषाओं को हम लोगों ने संविधान में देखा है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा भी होगा। तो ये है भाषाई समस्या। अब देश को, जब देश आजादी हो गया तो उसकी नीति कैसी होना चाहिए, विदेशों के प्रति उसकी नीति कैसा होना चाहिए, भारत की विदेश नीति कैसे होना चाहिए, इस पर भी उसके साथ एक समस्या है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय विश्व जो था वो पूरा 2 गुटों में बटा हुआ था। कौन कौन से गुट में बटा हुआ था, कोई बता सकता है? जब देश आजाद हुआ तब कौन कौन से गुट में बटा हुआ था, कोई बोले? अजय, हेलो, कौन कौन से गुट में बटा हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था? विश्व, पूरा विश्व। और कौन उसका नेतृत्व कर रहा था, कौन बता सकता है? जो भी बता सकता है बोले।
बोलो भैया, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। देखो, जब ब्रिटेन से देश को आजादी मिली थी, उस समय जो विश्व था वो दो भागों में बटा हुआ था। वो दो भाग जो थे, वो दो भाग ऐसे थे कि एक जो गुट था वो अमेरिका गुट था, और दूसरा गुट जो था वो रूस गुट था। हम जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, या हिंदी में उसको सोवियत संघ रूस बोलते हैं। याद रखना है थोड़ा सा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गुट था और दूसरा गुट जो था। अब भारत के सामने समस्या ये आई कि हमें ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ वाले अमेरिका के गुट में शामिल होना है, और ना ही यूएसएसआर वाले संघ जो है रूस का नेतृत्व करने वाले संघ में शामिल होना है। तो इस स्थिति में भारत ने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद पहली बात तो यह याद रखना, 1955 में पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन यहां से आता है कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? किस देश के साथ किया था? चाइना के साथ किया। याद रखना है ना। पंचशील समझौता भारत ने किसके साथ किया था? चाइना के साथ किया था, 1955 में किया था। और उस पंचशील समझौते में 5 सिद्धांत रखे गए थे, और वो 5 सिद्धांत ये थे कि हम किसी एक दूसरे की जो बाउंड्री है, उस एक दूसरे की जो अखंडता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पहला तो याद रखना कि विदेश नीति में पहली जो भारत की जो नीति थी वो कौन सी थी? पंचशील समझौता 1955, है ना। किसके साथ हुआ था? तो चाइना के साथ हुआ था। दूसरा आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, और गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना, इसे बोला जाता है गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष का मतलब ये कि जब देश आजाद हुआ था तब विश्व में 2 गुट चलते थे, एक अमेरिका गुट चलता था और एक यूएसएसआर गुट चलता था। भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नीति अपनाई कि हमको दोनों गुट में शामिल ना होकर एक अलग ही गुट बनाना होगा, जिसे हम गुट निरपेक्ष कहा जाता है। गुट निरपेक्ष ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल टीटो और युगोस्लाविया के जो नासिर था, उन तीनों ने एक रणनीति बनाई। युगोस्लाविया की राजधानी जो थी, उस राजधानी में इन तीनों ने एक गुट बनाया जिसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। मिस्र का कर्नल टीटो, युगोस्लाविया का नासिर और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युगोस्लाविया जो था उस देश में एक रणनीति बनाई 1961 में, और ये कहा कि हम ना अमेरिका के गुट में शामिल होंगे और ना रूस के गुट में शामिल होंगे, हम स्वयं एक नया गुट बनाते हैं जिसे गुट निरपेक्ष कहा गया। और ये बात है 1961 की, ठीक है। युगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। 1961 में वहां पर एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और मिस्र के कर्नल टीटो और युगोस्लाविया के जो प्रधानमंत्री थे, उन तीनों ने मिलकर बेलग्रेड में इस सम्मेलन में ये समझौता किया कि हमें ना अमेरिका में और ना रूस में शामिल होना, हमका खुद का एक गुट होगा। और इस गुट निरपेक्ष जो नीति थी, इसके तहत भारत के नेतृत्व में 120 सदस्य देशों ने इसका समर्थन भी किया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत भारत ने इन दोनों के मध्य मार्ग को अपनाया, और उसी आधार पर आज भी भारत क्या है, चल रहा है। ना कभी अमेरिका के पक्ष में जाता है एकदम से, ना रूस के पक्ष में जाता, लेकिन दोनों उसके अच्छे एक तरीके से नीतिकार देश है, हमें अच्छे मित्र देश है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसका जो प्रणेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। तो ये विदेश नीति में भारत ने गुट निरपेक्ष को अपनाया। साथ ही एशियाई नीति जो थी, एशियाई नीति में थोड़ा सा याद रखना कि भारत ने एशियाई नीति में अपनाया कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, जिसमें अमेरिका जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है ना, और बांग्लादेश है, मालदीव है, इन सब देशों के साथ जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ एक अलग नीति अपनाई कि पड़ोसियों से उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और एशियाई नीति में कि एशियाई देश जो थे उनसे भी भारत का क्या होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उसी के तहत चीन से तो उन्होंने पंचशील समझौता किया, और जो दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र थे उसमें एक आसियान संगठन का गठन किया, और विदेशों से जो हमारे पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्य से एक अच्छी नीति का निर्माण भारत सरकार ने किया। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका यही बन सकता है कि पंचशील समझौता कब और किस देश के साथ हुआ था? तो पंचशील समझौता 1955 में चाइना के साथ हुआ था।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बनाया गया था? तो भारत ना अमेरिका के गुट में शामिल होना चाहता था और ना ही रूस के गुट में शामिल होना चाहता था, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में यूगोस्लाविया जो एक यूरोप का देश है, उसकी राजधानी है बेलग्रेड, वहां पर 3 देशों के नेतृत्वकर्ताओं ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी और उसके तहत उन्होंने एक अलग गुट में शामिल होना ही अपने आप को क्या किया था, मतलब अलग रखा था कि रूस और अमेरिका से। और एशियाई नीति के तहत भारत ने अपने एशियाई और पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाने के लिए आसियान संघ का गठन किया। हम ये कहें कि उसने एक सार्क जो देश थे, उन सार्क देशों में शामिल होकर भारतीय जो देश थे या जो पड़ोसी देश थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और साथ ही एशियाई देश में जितने भी देश हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार के तहत नीति अपनाई, उनसे व्यापार अच्छा हो। मतलब कुल मिला के यह है कि हमें देश में या विश्व में अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक अलग विदेश नीति का पालन किया और आज भी उन विदेश नीतियों का पालन कर रहा है। और साथ ही यूएनओ जो है, हम जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत के आधार पर भारत ने अपने विश्व में अपने व्यवहार को बनाने के लिए उनके सिद्धांतों का वो पालन कर रहा है। और यूएनओ के गठन में भारत का बहुत बड़ा रोल है। जब यूएनओ का गठन हो रहा था, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन हो रहा था, तो भारत उन 51 देशों में शामिल था जिसने यूएनओ का गठन किया था। ठीक है, याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, उस 51 देशों में भारत भी शामिल था, अर्थात उसके सिद्धांतों को उन्होंने क्या किया था, शामिल किया था। उस समय देश आजाद जरूर नहीं था, लेकिन भारत की जो लोग थे, उसके नेतृत्वकर्ता लोग थे, वो यूएनओ का गठन चाहते थे ताकि विश्व को एक तीसरी विश्व युद्ध से और बचाया जा सके और विश्व में शांति स्थापित हो सके। इस सिद्धांत पर भारत भी चलता है और भारत का तो वैसे मूल कॉन्सेप्ट ही है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कि सबको हमको क्या करना है, वसुधैव कुटुंब के नेतृत्व के आधार पर काम करना है। तो ये थी आज की इतिहास की आखिरी क्लास थी। मुझे विश्वास है आप लोगों को सारा जो आज हम लोगों ने पढ़ा